ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर पेशेवर अपराधी कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन हम आज एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताएंगे जिसके पास साइकोलॉजी की डिग्री है और वो लॉ की पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि अगर कभी पकड़ा जाए तो अपना केस खुद लड़ सके। बेहद इंटेलिजेंट और हैंडसम, इतना कि अगर दुनिया के तमाम सीरियल किलर्स को एक लाइन में खड़ा किया जाए तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो सबसे ज़्यादा हैंडसम और शातिर सीरियल किलर रहा होगा। अपनी इन्हीं खूबियों के बदौलत उसने 100 से भी ज़्यादा जवान और खूबसूरत लड़कियों को अपना शिकार बनाया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर सीरियल किलर टेड बंडी की, जिसने 70 के दशक में अमेरिका में मौत का ऐसा तांडव खेला कि लोगों में आतंक और दहशत फैल गई और पकड़े जाने पर जब उसने अपने राज खोलने शुरू किए तो सुनने वालों की रूह कांप उठी। कहा जाता है कि इंसान के स्वभाव और उसकी फितरत के पीछे बचपन काफ़ी हद तक निर्भर करता है। टेड बंडी के सीरियल किलर बनने के पीछे और महिलाओं के प्रति उसकी नफरत के पीछे काफ़ी हद तक उसका बचपन जिम्मेदार था। टेड बंडी उसकी माँ की एक नाजायज औलाद था। उसकी माँ ने बिना शादी किए उसको जन्म दिया था। टेड बंडी को काफ़ी उम्र तक इस बात से अनजान रखा गया कि जिसे वो अपनी बहन समझता था वो असल में उसकी माँ थी। इसी बात की वजह से बचपन से ही उसके मन में महिलाओं के प्रति नफरत और घृणा रही होगी। टेड बंडी ने पहला जुर्म उस वक्त किया था जब वो अपनी साइकोलॉजी की डिग्री हासिल करने के बाद वाशिंगटन में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त उसकी उम्र महज 27 साल थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक 18 साल की कॉलेज स्टूडेंट कैरन स्पार्क्स से होती है। कैरन बेहद होनहार स्टूडेंट और अच्छी डांसर थी। कहा जाता है कि टेड बंडी मनी मन कैरन को चाहने लगा था। उसने कैरन को प्रपोज भी किया, लेकिन यह प्रस्ताव उसने ठुकरा दिया। इस बात से टेड बंडी को बहुत गुस्सा आया। जनवरी 1974 की रात को टेड बंडी चुपके से कैरन के बेसमेंट अपार्टमेंट में घुस जाता है और पीछे से कैरन के सर पर लोहे के रॉड से हमला कर देता है। इससे पहले कैरन कुछ समझ पाती वो फर्श पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद टेड बंडी कैरन की नब्ज टटोलता है। उसे लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बंडी वहीं पे नहीं रुकता। वो कैरन के कपड़ों को निकाल देता है और कैरन के शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर रॉड से हमला करता है। बेजान पड़ी कैरन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी करता है। इसी दौरान कैरन के बगल के कमरे में रहने वाला उसका दोस्त, जिसे नींद में बोलने की आदत है, वो कुछ बड़बड़ाता है। टेड बंडी यह आवाज़ सुनकर हड़बड़ी में वहां से निकल जाता है। इस हमले के बाद कैरन 10 दिनों तक कोमा में रही। उसे कुछ मालूम नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या, और उसकी पूरी जिंदगी फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल ट्रॉमा में गुजरी। उधर जब टेड बंडी को पता चला कि कैरन जिंदा बच गई है तो उसे खुद पे बहुत ही गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि अब की बार वो सब कुछ मुकम्मल करेगा। आपको बता दें कि उन सालों में अभी डीएनए सैंपलिंग की तकनीक आई नहीं थी। पुलिस ज़्यादातर फॉरेंसिक साइंस पर निर्भर करती थी, जिसमें मौका वारदात पर मिले सबूतों से सुराग ढूंढा जाता था। टेड बंडी ने इन सब चीज़ों का अच्छा खासा अभ्यास कर रखा था। उसने इस चीज़ में महारत हासिल कर रखी थी कि कैसे मिनिमम ट्रेस छोड़कर एक जुर्म किया जाए। अपने पहले जुर्म के बाद सिर्फ 1 महीने में टेड बंडी ने एक और कॉलेज स्टूडेंट को अपनी हवस और नफरत का शिकार बनाया। 21 साल की लिंडा एन हैली, जो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। दिखने में बेहद खूबसूरत और इंटेलिजेंट लिंडा एक सिंगर भी थी और साथ ही साथ स्थानीय रेडियो स्टेशन पर एक मॉर्निंग शो भी किया करती थी। 1 फरवरी 1974 की सुबह 5 बजे होंगे। अपने अंजाम से बेखबर लिंडा अपने अपार्टमेंट में सो रही थी। उसी वक्त टेड बंडी लिंडा के रूम में चुपके से दाखिल होता है और लोहे के रॉड से लिंडा पर हमला कर देता है। जब लिंडा का शरीर बेजान हो जाता है तो टेड बंडी आराम से उसके कपड़े उतारकर लिंडा को एक ब्लू जीन्स, वाइट ब्लाउज और बूट्स पहनाकर अपनी कार में उठाकर साथ ले जाता है। पहले कैरन पर हमला और फिर लिंडा के गायब होने से पुलिस भी सकते में आ जाती है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद यह कभी पता नहीं चल पाता कि आखिर वो कहाँ गायब हो गई। किसी को पता नहीं चला कि लिंडा के साथ आखिर हुआ क्या था।
पकड़े जाने के बाद जेल के दिनों में जब टेड बंडी ने अपने राज खोले तो डिटेक्टिव्स और इंटरव्यू लेने वाले पत्रकारों के होश उड़ गए। उसने ये बात कबूल की कि वो लिंडा जैसी बहुत सारी लड़कियों को अपनी कार में अगवा कर सुनसान जगहों पर ले जाता था, बेहोश और बेजान पड़ी उन लड़कियों के साथ रेप करता, फिजिकली टॉर्चर करता जब तक कि उनकी मौत ना हो जाए। बाद में वो लाश के साथ भी रेप करता, सड़ रही लाशों को संवारता और फिर लाश को जंगलों में छोड़ देता ताकि जंगली जानवर उन्हें खा जाए और लाश के सड़ने से कोई सुराग बाकी ना रहे। उसने यह भी कबूल किया कि वो अपने साथ लाश के कुछ हिस्से खासकर सर को काट कर साथ ले जाता। उसने इंटरव्यूज में 12 ऐसी लाशों का जिक्र किया जिनके सर को काट कर वो अपने साथ ले गया और उन सरों को अपने अपार्टमेंट में ट्रॉफी की तरह सजा कर रखे। टेड बंडी रात में सोते वक्त उन सरों को अपने साथ बिस्तर में लेकर सोया करता था। टेड बंडी पर शैतान कुछ इस कदर हावी था कि वारदात वाली जगहों पर वो बार बार जाता था और फिर लाश के साथ भी सेक्स करता जब तक कि लाश पूरी तरह सड़ और गल नहीं जाती। अपने पहले कत्ल के बाद टेड बंडी को एक लत सी लग गई थी। हर महीने एक और कॉलेज स्टूडेंट लापता हो जाती और कत्ल का ये सिलसिला चलता रहा। टेड बंडी बार बार अपनी जगह बदलने लगा। वो अलग अलग तरीकों से जवान और खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाने लगा। कभी वो किसी लड़की को रास्ते में लिफ्ट देता तो कभी वो घायल होने का बहाना करके मदद मांगता। टेड बंडी के ज्यादातर शिकार कॉलेज कैंपस की लड़कियां थीं। इस वजह से उस वक्त मीडिया ने इस अनजान सीरियल किलर को कैंपस किलर का नाम दिया। हर अपराधी से कोई ना कोई चूक हो ही जाती है। टेड बंडी के साथ भी ऐसा हुआ। 8 नवंबर 1974 को एक लड़की जिसका नाम कैरोल द रॉन्च था, वह एक स्टोर में शॉपिंग कर रही थी। तभी टेड बंडी वहां पे एंटर होता है और खुद को डिटेक्टिव बताकर इंट्रोड्यूस करता है और कैरोल को साथ चलने के लिए कहता है। वो कैरोल को हथकड़ी पहनाकर अपनी कार में साथ ले चलता है और सुनसान जगह पर ले जाकर अपनी कार रोक देता है और कैरोल पर लोहे की रॉड से हमला कर देता है। लेकिन कैरोल वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। कैरोल इस मामले की शिकायत पुलिस में करती है और पुलिस को टेड बंडी का हुलिया और उसकी कार, जो कि एक वॉक्सवैगन बीटल थी, इसके बारे में बताती है। हालांकि पुलिस को यह बात मालूम नहीं थी कि यह वही शख्स है जिसे कैंपस किलर नाम से जाना जाता है। अगस्त 1975 में पहली बार टेड बंडी पुलिस के हाथ लगता है। टेड बंडी को तेजी से कार चलाने का बहुत शौक था। इसी के चलते पुलिस द्वारा उसे रोका जाता है। जब पुलिस उसके कार की तलाशी लेती है तब उसकी कार से संदिग्ध चीजें मिलती है, जिसमें ग्लव्स, महिलाओं के अंडरगारमेंट्स, रस्सी, चाकू और एक लोहे का रॉड शामिल था। हालांकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने पर पुलिस उसको छोड़ देती है, लेकिन पुलिस ने टेड बंडी को शक्मंद अपराधियों की सूची में डाल दिया और उस पर निगरानी रखी गई। अक्टूबर 1975 में टेड बंडी से बचकर निकलने वाली महिला कैरोल द रॉन्च की गवाही पर टेड बंडी को अरेस्ट किया जाता है। फरवरी 1975 में टेड बंडी पर मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें उसे कैरोल की किडनैपिंग के जुर्म में 15 साल की सजा सुनाई गई। इसी बीच पुलिस को टेड बंडी की बेची हुई कार से अन्य महिलाओं के बाल मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ और सुराग भी मिलते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि वही कैंपस किलर है। इसी दौरान टेड बंडी को एस्पेन, कोलोराडो की एक जेल में रखा गया। हालांकि जेल भी ज़्यादा वक्त तक उसे कैद नहीं कर सकी। जून 1977 में टेड बंडी जेल से फरार हो जाता है। हालांकि 6 दिन के भीतर ही पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद उसे और सिक्योरिटी वाली जेल में ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन दिसंबर 1977 में टेड बंडी एक बार फिर से जेल तोड़कर भाग गया। वो अपने जेल के कमरे की छत में सुरंग बनाकर बाहर निकला और सिविलियन कपड़े पहनकर जेल के फ्रंट गेट से बाहर निकल गया। अगले दिन तक जेल प्रशासन को टेड बंडी के फरार होने की भनक तक नहीं हुई। इसके बाद FBI ने टेड बंडी को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया और उसके सर पर इनाम भी रखा। जेल से फरार होने के बाद भी टेड बंडी नहीं रुका। उसके कत्ल करने का सिलसिला चलता ही रहा। आखिरकार फरवरी 1978 में अपनी उसी ओवर स्पीडिंग से कार चलाने की आदत की वजह से टेड बंडी एक बार फिर से पकड़ा गया।
इस बार 3 और महिलाओं के कत्ल के जुर्म में फ्लोरिडा में उस पर ट्रायल चलाया गया। 1979 में टेड बंडी पर फ्लोरिडा में चले ट्रायल को देश विदेश के 250 से भी ज़्यादा पत्रकारों ने कवर किया। अमेरिका के इतिहास में टेड बंडी पहला ऐसा सीरियल किलर था जिसका ट्रायल नेशनल टेलीविज़न पर दिखाया गया। कहने में ये बात अजीब सी लगती है, लेकिन उस वक्त टेड बंडी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। मीडिया ने उसे इतिहास का सबसे शातिर सीरियल किलर बताकर इंट्रोड्यूस किया। जेल में टेड बंडी को मिलने के लिए डिटेक्टिव्स, पत्रकारों, लोगों, खासकर महिलाओं की भीड़ लगी रहती थी। जब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ तो बंडी ने किसी भी वकील की मदद लेने से इनकार किया। उसने एक पेशेवर वकील की तरह अपना पक्ष रखा। हालांकि कोर्ट ने उसके लिए 5 डिफेंस अटॉर्नी नियुक्त किए थे। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसने हर तरह के पैंतरे आजमाए। यहाँ तक कि कोर्ट इस बात पर राजी हो गई कि अगर टेड बंडी महज 3 मर्डर को कबूल कर लेता है तो उसे 75 साल की जेल और इससे आगे कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। टेड बंडी की डिफेंस टीम ने इस डील के लिए टेड बंडी को मना लिया, लेकिन कोर्ट रूम में आखिरी वक्त इस डील से टेड बंडी मुकर गया और उसने अपना मुकदमा चलाए रखने की बात कही। इन्हीं कोर्ट ट्रायल के बीच 1980 में टेड बंडी ने अपनी एक पुरानी गर्लफ्रेंड कैरोल बून को कोर्ट में ही सबके सामने प्रपोज किया और कोर्ट में ही सबके सामने शादी भी की। लेकिन आखिरकार टेड बंडी की लाख कोशिशों के बावजूद उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। 10 जनवरी 1980 को फ्लोरिडा की कोर्ट ने उसको प्रवर्तमान मौत की सजा के रूप में इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाने का हुक्म दिया। टेड बंडी की वकालत से इंप्रेस होकर जज ने टेड बंडी के बारे में यह बात कही। Take care of yourself, young man. Thank you. I say that to you sincerely. Take care of yourself. It's a tragedy for this court to see such a total waste, I think, of humanity that I've experienced in this court. You're a bright young man. You made a good lawyer. I'd love to have you practice in front of me, but you went another way, partner. टेड बंडी ने 1984 में आखिरी बार जेल से भागने की एक नाकामयाब कोशिश की। जब टेड बंडी को लगा कि अब कोशिश करना फिजूल है तो उसने अपने जुर्म कबूलने शुरू किए। उसने जेल में उससे मिलने आने वाले पत्रकारों, डिटेक्टिव्स को एक के बाद एक 36 महिलाओं के कत्ल के राज बताए। हालांकि इसके पीछे भी टेड बंडी का मकसद प्रशासन को अपने खुलासों में उलझा कर रखना था, ताकि वो मौत की सजा को टालता रहे। वो हर कुछ महीनों में एक और नए कत्ल की कहानी सुनाता, वारदात की जगह बताता, ताकि पुलिस इसी काम में बिजी रहे। टेड बंडी पर काम करने वाले पत्रकारों और डिटेक्टिव्स की माने तो टेड बंडी ने 100 से भी ज्यादा कत्ल किए। साथ ही साथ उसने अपना पहला कत्ल बचपन में ही कर दिया था। 24 जनवरी 1979 को सुबह 7:16 पर 42 साल के टेड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मौत की सजा दी गई। टेड बंडी के इंटरव्यूज देखे जाए तो पता चलता है कि वो सच में एक तेज दिमाग का धनी था। साथ ही साथ उसकी बातें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शैतान किसी के भी दिमाग में हो सकता है। इसका उसके बाहरी दिखावे, इंटेलिजेंस, रूप, रंग से कोई रिश्ता नहीं। मेरे हिसाब से उसने कही सबसे अहम बात में से एक बात यह भी थी कि कैसे पॉर्न की लत किसी भी इंसान को एक हैवान बना देती है। I've lived in prison for a long time now, and I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me, and without exception, every one of them was deeply involved in pornography, without question, without exception. And what scares and appalls me, Dr. Dobson, is when I see what's on cable TV, some of the movies, some of the violence in the movies that come into homes today with stuff that they wouldn't show in X-rated adult theaters 30 years ago. This stuff, the slasher movies that you're talking about, that stuff is, I'm telling you from personal experience, the most that is graphic violence on screen, particularly as it gets into the home to children who may be unattended or unaware that they may be a Ted Bundy who has that vulnerability to that predisposition to be influenced by that kind of behavior, by that kind of movie, that kind of violence. दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
हम मिलते हैं किसी और दिन किसी एक नई कहानी के साथ।